श्री रामचरितमानस को मन से, स्थिर मन से पढ़ने का प्रयास करें तो उनकी समस्या का समाधान अपने आप हो जाएगा। चलिए अब आ जाते थोड़ा गैंगस्टर एक्ट पे। जब योगी आदित्यनाथ ने शपथ ली, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि अब गैंगस्टरों की खैर नहीं होगी, बाबा का बुलडोज़र चलेगा भी और रौंदेगा भी। रौंद भी रहा है, चल भी रहा है और वाहवाही भी बटोर रहा है। राजा मिले हैं कभी योगी आदित्यनाथ से? कभी आमना सामना बातचीत कुछ हुई है? भाई देखिए, विधानसभा में रहते थे तो रोज ही मुलाकात थी, लेकिन आमना सामना विरोध था, चूंकि वो नेता सदन थे, हम लोग प्रतिपक्ष में थे, तो आमना सामना भी रोज था। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं थी जिसपे हम कह सकें कि किसी मुद्दे पे हमारी उनकी बात हुई हो। मुद्दे पे कोई बात नहीं कभी। भगवान राम भी अगर शिक्षा लिए हैं तो वशिष्ठ की जरूरत पड़ी है, अगर भगवान कृष्ण ने भी शिक्षा ली है तो संदीपनी की जरूरत पड़ी है। तो बिना ब्राह्मण के इस देश का कल्याण नहीं हुआ है और न होगा भी नहीं। ब्राह्मण। नमस्कार, एनबी न्यूज़ भारत देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ यशस्वी पाठक। बनारस, बलिया, मऊ, इटावा, मैनपुरी, नौतनवा और गोरखपुर, उत्तर प्रदेश का ऐसा कोई शहर नहीं होगा जहां पे इस रसूखदार परिवार का नाम नहीं होगा। साख चलती है, एक आधिपत्य राज चलता है। बात कर रही हूँ विनय शंकर तिवारी और इनके पिताजी का तो क्या ही नाम लूँ। और जिस तरीके से इनका रसूखदार परिवार रहा है, कहते हैं गोरखपुर में सर दो चीज़ें चलती हैं, मठ वर्सेस तिवारी हाथा। और तिवारी हाथा में खड़ी हूँ मैं। अगर आप इस गोरखपुर में पले बढ़े हैं, मैं पली बढ़ी हूँ, तो इस तिवारी हाथे का आपने नाम ज़रूर सुना होगा। तिवारी हाथा सर, कितना कुछ बदला है, पहले यहाँ से शुरू करेंगे। आपकी ज़िंदगी इस तिवारी हाथे से कहाँ पे पहला कुछ क्या याद आता है? यहाँ पे मैं देखती हूँ पहले खपरेला से कुछ बना हुआ होता था। नहीं, मेरे ख्याल से आपकी ये जो छप्पर है, मेरे ख्याल से जब आज से मेरे ख्याल से जो मेरी उम्र है तब से मैं इसको देख रहा हूँ। तो ये छप्पर ऐसी थी, इसके स्ट्रक्चर में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। हो सकता है कहीं आपको डेंट पेंट में परिवर्तन नज़र आ सकता है, बट स्ट्रक्चर एज इट इज़ है, इसमें कहीं कोई परिवर्तन नहीं है। रसूखदार परिवार की मैं बात करती हूँ। रसूखदार जब मैं परिवार कहती हूँ, एक रौब दिखता है आपके चेहरे में, एक तेज है, एक रौब है। और जिस तरीके से आपके पिताजी की भी बात करती हूँ, कांग्रेस का दौर देखा आपने, वो दौर भी देखा जब इंदिरा गांधी और जिस तरीके से जेल में रहकर भी आपने चुनाव जीता। ये आपका एक ऑरा रहा है, आपका खुद का भी एक ऑरा रहा है। किस तरीके से राजनीतिक करियर देखते हैं, क्योंकि पिताजी का नाम इतना ज़्यादा रहा था और फिर एक बच्चा जो गोरखपुर, जो लखनऊ यूनिवर्सिटी में लखनऊ यूनिवर्सिटी में राजनीति का करियर शुरू करता है, गोरखपुर से अलग वापस आता है और फिर एक नया नाम बनाना चाहता है। कैसे परिवार किस तरीके से सपोर्ट में रहता है और वो प्रेशर, रसूखदार परिवार का प्रेशर कैसे बनता है? देखिए, जो भी कुछ होता है ये जनमानस का ये होता है और प्रेशर जैसी कोई बात नहीं होती, एक सामान्य सी चीज़ है। देखिए, हम जैसे आपने कहा ना कि एक लंबे समय से तो हम उसी में पैदा हुए, उसी में पले और बढ़े, तो हमने हर चीज़ को उसी तरह से देखा। और जीवन एक सामान्य प्रक्रिया है, कहीं कोई अलग सी चीज़ नहीं है। और जो पहले था आज भी है। जनता का निर्णय हर आदमी को स्वीकार करना पड़ता है। जनमानस ने जो निर्णय दिया उसका स्वागत है। हम लोग जनता के बीच में हैं, निर्णय पुनः बदले जाते हैं, निर्णय पुनः बदलेंगे और जब बदलेंगे तो स्थितियाँ पुनः बदल जाएंगी। जब परिणाम की आपने बात की कि राजनीति में उथल पथल और कुछ पॉजिटिव नेगेटिव परिणामों में चेंज बना रहता है, लेकिन तिवारी हाथे की बात करते हैं, कहते हैं कि ये जो पूरा एरिया है आपके पिताजी के ज़माने से न्याय होता है यहाँ पर। अगर कोई आएगा तो न्याय की उम्मीद लेकर के आएगा। वो कितना करीब से आप देखते हैं और उस लेगेसी को किस तरीके से आप पिताजी की लेगेसी को, न्याय की, कोई अगर आता है तिवारी हाथे के इस गेट पर तो जो न्याय की उम्मीद है वो वापस ख़त्म हो करके ना जाए। हमारा पूरा प्रयास होता है कि जो लोग भी यहाँ आएँ उनके साथ अन्याय न होने पाए। उनके लिए जो भी संबंधित लोग होते हैं उनसे हम लोग वार्ता करते हैं, बात करते हैं और उसकी आवाज़ को हर फोरम में उठाने का प्रयास करते हैं और अधिकतम लोगों को न्याय दिलाने का प्रयास किया जाता है। और हमारे परिवार का ये बराबर ये स्थिति रही है कि जो भी यहाँ आया है उसके हर दुख सुख में हम लोगों ने चलने का काम किया है। इसीलिए आपने जो रसूखदार शब्द का प्रयोग किया है, मेरे ख्याल से इसीलिए आप कर रही हैं कि आज पूरे क्षेत्र पूर्वांचल या यूपी के किसी भी क्षेत्र में अगर आप जाएंगे तो हमारा परिवार जो भी कहीं आया होगा बिना किसी भेदभाव के उसका मदद करने का हम लोगों ने प्रयास किया है। ठीक है, तो थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, थोड़ा बैठेंगे और क्योंकि ये चल रहा है, ये तिवारी हाथे की बात चली है अभी। और किस तरीके से सर अब 2012 में मैं देखती हूँ कि जब आपके पिताजी ने राजनीति का अब चुनाव लड़ने से का जो एक अलग आपने, उन्होंने कहा कि अब आपको थोड़ा सा आगे आना चाहिए, तो बैठे उसके बाद से
कहती हूँ मैं कि इंट्रो में कि गोरखपुर में दो चीज़ें चलती हैं, मठ वर्सेस तिवारी हाथा, यानी कि ठाकुर वर्सेस ब्राह्मण। ब्राह्मणों का जो कहते हैं ब्राह्मणों के भगवान, कि अगर विनय शंकर तिवारी के पास कोई ब्राह्मण जाएगा, हालांकि आप ये कह सकते हैं कि ऐसा कोई जाति नहीं है, लेकिन ब्राह्मण का जो विश्वास है विनय शंकर तिवारी पर, ये कितना बनाए आपने अब तक रखा है इस क्षण तक? देखिए क्या है कि ब्राह्मण को आज हर आदमी कहीं न कहीं निशाने पे लिया हुआ है। हर लोग, जब भी कोई बात आती है उसमें ब्राह्मण के लिए कह दी जाती है, कोई भी बात आ रही है, जबकि ये सत्य नहीं है। ब्राह्मणों ने इस देश और समाज को, खासकर भारतवर्ष को बनाने में सबसे अहम भूमिका है। और वैदिक काल से लेकर आज तक, अभी एक बड़े सज्जन है, उनका नाम लेना नहीं चाह रहा हूँ मैं, बड़े लोग हैं, उन्होंने कहा कि जो जाति व्यवस्था है वो ब्राह्मणों ने बनाई या पंडितों ने बनाई। तो पंडित का अर्थ ब्राह्मण का ही लिया जाता है, जबकि गीता में भगवान कृष्ण ने एकदम स्पष्ट रूप से कहा है कि वर्ण की रचना मैंने की है, ये गीता में कहा गया है। और जातीय व्यवस्था की बात अगर देखें तो सब लोग जो वेदव्यास हैं, अगर उनकी जाति देखें तो क्या थी, ब्राह्मण जाति के नहीं थे वो। इसी तरह से मनुस्मृति की बात आती है तो मनुस्मृति भी भगवान मनु ब्राह्मण नहीं थे, मनुस्मृति उन्होंने लिखी। तो कहीं भी ब्राह्मण तो केवल इस समाज को बनाने का काम किया, इसीलिए इसको ऋषिकुल कहा गया। भारतवर्ष को ऋषिकुल कहा गया। दुनिया में अगर कोई भी देश, कोई भी समाज अगर ऋषिकुल के नाम से जाना जाता है तो भारतवर्ष जानता है। यहाँ ब्राह्मणों ने अपने तप से, अपनी तपस्या से ढेर सारे आपको ऐसे इतिहास मिल जाएंगे जिसमें लोगों ने ये बताने का काम किया है कि अगर ब्राह्मण नहीं होता तो शायद इस देश की संस्कृति बदल जाती। उसके लिए अगर आप हमारे पुरातन काल से लेकर वर्तमान काल तक चले आए तो ऋषियों ने, ब्राह्मणों ने हर तरह की लड़ाई, अपनी संस्कृति की लड़ाई लड़ने का काम किया है। और वास्तव में इस देश की जो संस्कृति है वो ब्राह्मणों के द्वारा बनाई गई है और बिना ब्राह्मण की इसकी कल्पना नहीं की जा सकती। आप ये कह रहे हैं कि ब्राह्मणों की कल्पना नहीं की जाती है हिंदुस्तान में अगर ब्राह्मण ना हो तो। फिर आप कहीं मैं पढ़ रही थी, आप ये भी कह रहे थे कि ब्राह्मणों की स्थिति अभी सही नहीं है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में अगर जातीय स्थिति अगर राजनीतिक रूप से देख लें तो ब्राह्मणों के ऊपर अत्याचार किया जा रहा है, जो कि सरासर गलत है। आज आप देखें, ब्राह्मणों को जातीय आधार पर प्रताड़ित किया जा रहा है, सताया जा रहा है, उनको कहीं हिस्सा नहीं दिया जा रहा है। अगर आप चाहे वो नौकरी में की बात हो, चाहे वो प्रशासनिक क्षेत्र में बात हो, अन्य जातियों को हिस्सा दिया जा रहा है। ठाकुरों का तो राज्य ही इस प्रदेश में, और खासकर राजपूत लोग निशाना साध रहे हैं। निशाना जो ठाकुरों पे निशाना थे, जो भी राजपूत लोग हैं, आज आप देखिए हमारी संख्या 16% है, राजपूत की संख्या 2.5% है। भागीदारी किसकी कहाँ कितनी है? अगर आप भागीदारी की बात करेंगे तो ब्राह्मण की भागीदारी कहीं है ही नहीं है। अगर आप देख लें, देश के सर्वोच्च पद से लेके और छोटे पद तक हर जगह ब्राह्मण को अस्वीकार किया जाता है। ब्राह्मण को केवल वर्तमान समय में वोट लेने के लिए चिल्लूपार में आपके खिलाफ लड़वाया गया ब्राह्मण को। एक षड्यंत्र था, क्योंकि वो उनको ये लगता था कि अगर कहीं हमें जो उनको लड़ाकर, जैसे विभीषण का काम किया गया कि घर में विभीषण पैदा कर दो, तो जिससे कि हमारी जो आवाज़ है उस आवाज़ को रोकने का काम किया गया। आप कह रहे हैं ब्राह्मण को ब्राह्मण काट सकता है, ब्राह्मण को ये विभीषण काट सकता है, ब्राह्मण को विभीषण काटता है, घर का बेदी लंका ढावे। तो उन्होंने उस तरह का काम किया। ठीक है, फिर जनता आज उस बात को समझ रही है, जैसा आपने अभी नाम भी लिया, तो आज उस लोगों को समझ रहे हैं, आज उनको पश्चाताप भी हो रहा है। तो नहीं, ये चीज़ परिवर्तन होगी। और जहाँ तक 2024 की बात है, 2024 में परिवर्तन निश्चित है। आप देखिए, आर्थिक आधार पे अभी कल ही प्रधानमंत्री जी ने बहुत जोरदार बात राज्यसभा में कही, लेकिन उन्होंने एक भी विपक्ष के एक भी प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। एक भी पूरा उन्होंने जो भी बात की वो गोल मोल बात की, सीधा किसी प्रश्न का उत्तर, जिस प्रश्न का उत्तर चाहिए था। तो इससे देश को निराशा भी हुई है और आज हमारी जो इकॉनमी है, अर्थव्यवस्था है, वो बैठती जा रही है। बेरोजगारी आज समिट की जा रही है, उत्तर प्रदेश में समिट की जा रही है, बिजनेस समिट की जा रही है। दे रहे हैं कि अब तो पहली बार ये हो रहा है। नहीं, हर चीज़ पहली बार हो रही है। बेरोजगारी भी पहली बार है, महंगाई भी पहली बार है, किसान भी पहली बार मारा जा रहा है, नौजवानों को के ऊपर अत्याचार भी पहली बार हो रहा है। तो ये जितनी चीज़ें हैं, ये पहली बार क्यों नहीं कही जा रही है? ये क्यों नहीं कही जा रही है कि इस देश की आज गेहूँ 30 रुपये किलो बिक रहा है, आज महंगाई कहाँ अपने चरम सीमा पर है,
आज किसान आत्महत्या करने को मजबूर है, छात्र आत्महत्या। अभी हमारे वहाँ एक गोला में कानून व्यवस्था की ही देन है, 4 लोगों ने एक व्यक्ति ने अपने बच्चों सहित आत्महत्या कर ली। अभी 3-4 दिन पुरानी ही घटना है कि उसने अपनी पत्नी को मारा, 2 नवजात बच्चों को मारा और अपने स्वयं को जला के हत्या कर ली। तो वर्तमान में कानून व्यवस्था, जो कि मुख्यमंत्री जी का जिला है, यहाँ दिखाई दे रही है कि कहीं कानून व्यवस्था के नाम की कोई चीज़ नहीं है। तो प्रदेश किस तरह से आगे जाएगा? जो वो कह रहे हैं इतने लाख करोड़ की इकॉनमी है, तो जो लाखों करोड़ की बात होती है, देखिए MOU करने से कोई भी इकॉनमी नहीं बढ़ेगी। यहाँ इन्वेस्टमेंट कितना होता है सरकार ये नहीं बताती है कि इन्वेस्टमेंट कितना होना चाहिए, कितना हो रहा है। अभी 2 बिजनेस समिट किया सरकार ने पहले भी, लेकिन उस बिजनेस समिट में इन्वेस्टमेंट कितना हुआ ये कहीं पे भी प्रचार में नहीं आ रहा। केवल MOU की बात आ रही है, जो कि अपने आप में गलत है। जब तक वास्तविक रूप में धरातल में पैसा आके नहीं लगेगा, लोगों का व्यवसाय नहीं होगा, तब तक बेरोजगारी या इस की अर्थव्यवस्था ठीक होने वाली नहीं है। तो आप ये कह रहे हैं कि भाजपा विकास के नाम पर छुप रही है कि विकास हो रहा है इसलिए बेरोजगारी है, इसलिए महंगाई है। विकास होगा तो बेरोजगारी कैसे रहेगी? ये तो दोनों कंट्रोवर्सी चीजें हैं। हाँ। विकास रहेगी तो बेरोजगारी वो दूर तो होगा। कहते हैं कि विकास है तो कुछ चीजें सफर करनी पड़ेगी जनता को। नहीं, चाहिए तो। विकास किस चीज का सफर करना पड़ेगा? अगर विकास होगा तो लोगों को रोजगार मिलेगा, लोगों की प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी। तो अगर विकास हुआ है तो प्रति व्यक्ति आय क्यों नहीं बढ़ रही है? लोगों को बेरोजगारी, अग्निवीर क्यों बनाना पड़ रहा है? हाँ। अभी तक तो सेना में उससे दूर थी, अग्निवीर बनाना पड़ रहा है। रोजगार के नाम पे लोगों को पकौड़ा बेचने के लिए कहा जा रहा है, चाय बेचने के लिए कहा जा रहा है। ये रोजगार नहीं है। वो कहते हैं कि हमने हाईवे दे दिया, आगरा दिल्ली आगरा एक्सप्रेसवे जो की बात करते हैं। इसी गोरखपुर में इसी गोरखपुर में मैं भी पली बड़ी हूँ और आप बहुत करीब से देख रहे हैं। सड़कों की हालत ख़राब थी, तब आप बसपा में रहा करते थे, लेकिन अब आप समाजवादी पार्टी में। लेकिन अभी अगर मैं स्थिति देखती हूँ तो कुछ तो बेहतर हुआ है, उसी पे भाजपा छुपती है सर। देखिए क्या है हाँ। कि जब भी परिवर्तन, जब आप कहीं कभी होंगे, अगर एक प्रारंभिक स्थिति से कभी लेंगे तो कोई कुछ न कुछ कार्य जरूर हो जाते हैं। अच्छा। अगर आप अभी विश्वविद्यालय को नैक का दर्जा मिला है, अब तो नैक के ऊपर भी हमें सवाल प्रश्न करना पड़ेगा। A++ मिला है, जहाँ पे रहने के लिए हॉस्टल नहीं है बच्चों को। पढ़ाई के लिए जिस दिन नैक की टीम आती है उस दिन कह दिया जाता है कि साहब आप लोग जो छात्र हैं वो विश्वविद्यालय नहीं आएंगे, उनको छुट्टी कर दी जाती है। टीचरों को रहने के लिए आवास नहीं है। वहाँ पे फीस जो पहले 200-500 रुपये थी वो 25,000-30,000 रुपये हो गई है। हॉस्टल की फीस बढ़ा दी गई है। तो अगर विकास किसको कहते हैं? अगर क्या जनता का GST, अगर आप देखिए व्यापारियों का अभी कुछ दिन पहले हालत क्या थी कि GST के छापे पड़ रहे थे, व्यापारी परेशान था। तो अगर व्यापारी परेशान है, छात्र परेशान है, नौजवान परेशान है, किसान परेशान है, तो खुश कौन है? आखिर ये प्रगति है कहाँ? वो स्पेशल कौन सी जगह है? हम लोग भी देख लें कि प्रगति, अगर किसी व्यक्ति की प्रगति हो, किसी जगह की प्रगति हो तो मैं नहीं कह सकता। लेकिन प्रदेश, और जहाँ तक सड़कों की बात है तो सड़कों की मेरे ख्याल से 15 नवंबर आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि हम गड्ढा मुक्त हो जाएंगे। गोरखपुर की कोई ऐसी सड़क नहीं है जो गड्ढा युक्त ना हो। गड्ढा मुक्त की तो बात ही छोड़ दीजिए, कोई ऐसी सड़क नहीं है जो गड्ढा युक्त ना हो। और आज 15 नवंबर बीते, आज हम लगभग 15 फरवरी में जा रहे हैं, 3 महीने हो गए। तो 3 महीने में जब भी अपना वादा नहीं पूरा हो पा रहा है तो क्या विकास की बात करेंगे? आप विनय शंकर जी, क्या आप ये नकार देंगे कि शौचालय दिया गया? क्या आप ये नकार देंगे कि आज जिस तरीके से घर लोगों को प्रोवाइड किए गए? क्या आप ये नकार देंगे कि हो सकती है महंगाई, जिस तरीके से पेट्रोल के दाम बढ़े हैं, सिलेंडर के दाम बढ़े हैं, लेकिन भाजपा से जब ये सवाल किया जाए, अभी मैं किसी के साथ पिछले दिनों थी और मैंने उनसे ये सवाल किया कि सिलेंडर के दाम 1200 रुपये क्यों हो जाते हैं, जब वही सिलेंडर 800, 700, 600 रुपये में कभी मिला करता था। उन्होंने जवाब दिया मुझे कि भाजपा ये कहती है कि जब आपने आज आपको 1200 रुपया देना पड़ रहा है तो दिक्कत है, और दिक्कत तब नहीं हुआ जब आपको रात भर लाइन लगाना पड़ता था। सिचुएशन कौन सी ज़्यादा सही है सर जनता के लिए? मैं आपके पर्सनल अनुभव के बारे में जानना चाहता हूँ। देखिए, जैसे 2 प्रश्न हैं। हाँ। आपने कहा कि सबको छत दे रही है। हाँ। तो ये वो सबको छत कहाँ मिल रहा है? अगर किसी एक गांव को ले लीजिए, जो भी गांव हो, गोरखपुर को ही हम सेंटर मानते हैं। हाँ। कोई एक गांव ले लीजिए जहाँ सबको आवास उपलब्ध हो। आज भी लोग पन्नी के घर में बना के रह रहे हैं और उनके पास आवास की समस्या है, आवासीय समस्या है। जबकि सरकार ने ये इस बात का बड़े दावे के साथ ये बात कही थी
कि 2022 में हम सबको छत देने का काम करेंगे, लेकिन किसी को छत नहीं मिला। किसानों की आय दुगनी करने की बात कही गई थी, आज कहीं किसानों की आय दुगनी नहीं हुई। बिचौलियों की आय ही चाहे दुगनी हुई हो, किसानों की कहीं कोई आय दुगनी नहीं हुई है। किसानों की आय कहीं दुगनी हुई नहीं, हाँ। लोगों को छत मिला नहीं। हाँ। और जहाँ तक महंगाई की बात है तो महंगाई तो अपने चरम सीमा पे है। हाँ। और किस विकास की बात आप करते हैं? अगर आप चले जाइए गोरखपुर से, दुर्भाग्यवश अगर आपको यहाँ से जाना हो कहीं, तो अगर भगवान न करे किसी को कोई मेडिकल एड चाहिए तो गोरखपुर में वो सुविधा नहीं है। दूसरी बात, आपको जाते जाते ट्रैफिक की इतनी समस्या है कि शायद कोई हादसा हो जाए, ये भी कोई बड़ी आश्चर्य की बात नहीं है। तो कहीं गोरखपुर में तो विकास दिख नहीं रहा है, विकास कहीं गायब है। उस विकास को लोग छुपाए हुए हैं, ढूंढ रहे हैं। बाकी लोग भी सरकार का जो विकास है सभी लोग ढूंढ रहे हैं, भाई तुम्हारा विकास गया कहाँ। उस विकास को कहीं सरकार जिसको दिखाने का काम कर रही है प्रचार और प्रसार में, जो समिट के माध्यम से या किसी और माध्यम से, तो केवल अखबार के विज्ञापन में ही सरकार का विकास है, बाकी विकास गायब है, उसको ढूंढा जा रहा है। आपने विकास की बात की है तो मैं अभी चिल्लूपार में थी और जिस समय बाढ़ की समस्या चल रही थी, और उस समय मैंने आपको सड़कों पे देखा। मैं उस समय लाइव रिपोर्टिंग कर रही थी और आपकी गाड़ी जा रही थी। हालांकि मौका नहीं मिल पाया, कुछ बात तो मैं जनता से कर रही थी, इस वजह से आपसे उस समय बात नहीं हो पाई। लेकिन विधायक जी, जो करंट विधायक हैं, वो भी सड़कों पर थे और मैंने जनता से पूछा कि क्यों नहीं विधायक जी काम कर रहे हैं, और आपके पूर्व विधायक जी भी सड़कों पर है, तो क्या लगता है दोनों में से कौन से ज़्यादा काम करेंगे? तो कह रहे हैं कि जब विकास के नाम पे हमने वोट दिया था नए विधायक जी को, लेकिन काम वो भी नहीं कर रहे हैं, तो बताइए कहाँ जाएं? क्या लगता है कि क्या वोट बैंक ले लेना, जनता को गुमराह कर देना और जीत जाना और फिर सड़कों पे उतर जाने से काम हो जाता है? क्या विकास तब भी नहीं हुआ और अब भी नहीं हुआ? किस तरीके से देखेंगे? देखिए, हमने विकास कराने का प्रयास किया था। हाँ। सरकार हमारी नहीं थी, हम विपक्ष में थे। हाँ। हमने इस मुद्दे को उठाया था विधानसभा में। जो चिल्लूपार में बाढ़ की समस्या है, दो जगह, दो वहाँ नदियाँ हैं। एक राप्ती नदी है, बाढ़ का कहर करती है, दूसरा घाघरा नदी या सरयू नदी जिसको हम कहते हैं। तो राप्ती में बैरिया से सरिया एक बंधा है 6 किलोमीटर का, अगर कभी आप जाएंगी तो उस पर हमने लगभग 96 करोड़ रुपया स्वीकृत करा दिया था। लेकिन बड़े कमेटी की अध्यक्षता में उस धन को रोक दिया गया। अगर वो बंधा बन जाता तो चिल्लूपार का जो आधा हिस्सा है, जो राप्ती से ये है, वो बाढ़ नहीं आती। तो सरकार बाढ़ रोकने का काम नहीं कर रही है, बाढ़ राहत देने में, भूजा देने में बात कर रही है, लैया देने में बात कर रही है, चना देने की बात कर रही है, लोगों को पन्नी देने की बात कर रही है, लेकिन ये नहीं प्रयास कर रही है कि बाढ़ राहत हो जाए और बाढ़ न आए, ऐसा प्रयास नहीं कर रही है। और उसको अधिक पैसे देने के नाम पे उस परियोजना को, चूँकि मैं विपक्ष का विधायक था, और यह मैंने विधानसभा में प्रश्न भी किया था, अगर आप विधानसभा के से निकालना चाहेंगे तो मैंने 2 से 3 बार इस प्रश्न को रखा था। मुख्यमंत्री की तरफ से आश्वासन आया था कि इसमें चूँकि 250 करोड़ रुपया लगेंगे, जो कि सरासर गलत है, क्योंकि कोई भी कार्य जब होता है तो उसका अनुमानित बजट बनाया जाता है, एक उसका अनुमान लगाया जाता है कि कितना खर्च होगा। तो बाढ़ विभाग ने 96 करोड़ रुपये किया था और नाबार्ड ने उसको फाइनेंस कर दिया था, फिर भी उसको स्थगित कर दिया गया क्योंकि वहाँ विपक्ष का विधायक था। दो चीज़ें मैं समझ पा रही हूँ, एक कि विपक्ष के अगर सिटिंग विधायक है तो काम नहीं करने दिया जाएगा, और दूसरा ये जो अभी सिटिंग विधायक है वो बिल्कुल काम नहीं कर रहे हैं। तो उनके गांव में अगर आप चले जाइए, जो उनका अपना गांव है, वहाँ लोगों से अगर पूछ लीजिए तो क्या कार्य कर रहे हैं, तो शायद आपको स्पष्ट हो जाएगा वो केवल अपना विकास कर रहे हैं, उनको क्षेत्र के या चिल्लूपार के विकास से कोई लेना देना नहीं है। और उनका कितना विकास हुआ है, अगर उनकी पूरी डिटेल अगर सामने आ जाए तो जनता के सामने एक अच्छा चिट्ठा खुल जाएगा। ये तो रही सर चिल्लूपार की बात। अब आ जाते हैं वो दौर, मुझे याद आता है जब तुरंत मुख्यमंत्री जी मुख्यमंत्री की शपथ लेते हैं और 10 दिन के बाद इस तिवारी हाथे पर छापा पड़ जाता है। पहला रिएक्शन क्या होता है? कहाँ पे आप थे सर? मुझे लगा शायद मैं कहीं पढ़ रही थी कि आप यहीं कहीं बैठे भी हुए थे, तो आपने किस तरीके से सपोर्ट किया उस छापेमारी को? और वारंट भी नहीं था सर, तो सवाल जवाब क्या हुआ? अब वो एक लंबा अवधि हो गई, लगभग 6 साल की अवधि हो गई, और वो उनकी मानसिकता का परिचायक था, और जनता ने उस बात का, हमने नहीं जवाब दिया, गोरखपुर की जनता ने इस बात को उनको जवाब दे दिया कि क्या उन्होंने किया और क्या होना चाहिए था, और उसका परिणाम क्या हुआ आप भी जानती हैं, हम भी जानते हैं। मिले हैं कभी योगी आदित्यनाथ से? कभी आमना सामना बातचीत कुछ हुई है? भाई देखिए, विधानसभा में रहते थे तो रोज ही मुलाकात थी, लेकिन
आमना सामना विरोध था, चूंकि वो नेता सदन थे, हम लोग प्रतिपक्ष में थे, तो आमना सामना विरोध था। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं थी जिसपे हम कह सकें कि किसी मुद्दे पे हमारी उनकी बात हुई हो। मुद्दे पे कोई बात नहीं। कभी ये कहा हो कि क्योंकि आप विपक्ष में थे, आप मुझे एक ही सीट थी जो वो हार गई थी भाजपा, तो कभी इस चीज़ के लिए कि यहाँ पे ये काम करवा लेना चाहिए, तो उसके लिए कभी बात हुई? हमने कहा नहीं, ये सरकार सकारात्मक कोई कार्य नहीं कर रही है। तो ये इस सरकार का इनिशिएटिव नहीं लिया गया। कोई भी सकारात्मक कार्य बताइए कहीं हो रहा हो। अगर जैसे यहाँ पे पूरे जिले में, खासकर दक्षिणांचल में, जिसकी बात हम कर रहे हैं, दक्षिणांचल में तो कोई सकारात्मक कार्य नहीं हो रहा है। कहा गया एथेनॉल प्लांट लगाया जाएगा, तो वेस्टेज से गोबर गैस बनाने की, जो वेस्टेज से गैस बनाने का प्लांट लगाया गया, उसको एथेनॉल का प्लांट बता दिया जा रहा है। आज तक लोगों को भ्रम में डाले रखा गया है। जहाँ तक सड़कों की हालत है, एक सड़क 6-7 साल 8 साल से बल्कि बन रही है। गोरखपुर से बनारस की जो सड़क है, जिसपे बड़हलगंज स्थित है, और आज भी उस सड़क नहीं पूरी हो पाई है। उस पर सरकार को का हमने जब भी हम विधायक रहे ध्यान आकृष्ट करते रहे, आज भी ध्यान आकृष्ट कराने का काम कर रहे हैं कि उसकी गुणवत्ता नहीं ठीक है, सड़क की गुणवत्ता नहीं ठीक है, इतना समय लग रहा है, लेकिन सरकार का कोई ध्यान फिर नहीं है। तो विकास से सरकार का कोई लेना देना नहीं है। केवल मुद्दों पे, केवल भावनाओं पे ये सरकार लोगों को बहलाने और फुसलाने का कार्य कर रही है। विनय शंकर जी, कहानियाँ आती हैं कि जातिगत दुश्मनी के चलते जनता का नुकसान हो रहा है। देखिए, जातिगत दुश्मनी किसकी है? हमने किसका क्या नुकसान किया है? एक्चुअली जब तक वो जो सरकार होगी उसके पास कोई खाका नहीं होगा, कोई प्लान नहीं होगा, तो तब तक कोई कार्य नहीं हो सकता। मुझे लगता नहीं कि वर्तमान सरकार के पास विकास का कोई खाका है, कोई जानकारी हो। विकास कैसे होगा? जैसे गोरखपुर में या पूर्वांचल में बाढ़ एक बड़ी समस्या है, तो सरकार सदन में क्यों नहीं इसकी चर्चा कराती है कि बाढ़ को कैसे रोका जाए, बाढ़ का जो पानी आ रहा है उसका क्या उपयोग किया जाए, नदियों का इंटरकनेक्टिविटी कैसे कर दी जाए कि यहाँ का पानी कहीं और उपयोग हो जाए, जहाँ पानी नहीं हो उस पानी को वहाँ पे हम पहुँचा दें। तो इस पर कहीं बात नहीं होती है। बात कहाँ पे होती है कि जहाँ मतलब एक दूसरे को भड़काने करके और सदन 5 मिनट, 10 मिनट, 1 घंटे ऐसे सदन चलाया जाता है। ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है। उत्तर प्रदेश जैसे इतने बड़े प्रदेश में, जो इतनी लगभग 24 करोड़ की जनसंख्या है, यहाँ का जो सदन चल रहा है घंटे और मिनट में चल रहा है, जो कि कभी 90 दिन 150 दिन ऐसे सदन चला करते थे। तो जब सदन चलेगी, चर्चा होगी, तब विकास की बात होगी। और विपक्ष की बात, विपक्ष का मूल कर्तव्य है कि सत्ता पक्ष को या सरकार को उसका ध्यान आकृष्ट कराने का काम करे। तो वो सरकार जब सदन चलेगी तभी हो सकता विपक्ष कर सकता है। आज सरकार सदन चलाने में बिल्कुल उत्सुक ही नहीं है। उत्सुक नहीं। समाजवादी पार्टी के बड़े नेता राजनीति में इन दिनों बहुत ज़्यादा चहल पहल मचा रहे हैं, उछल कूद में हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य की बात कर रही हूँ, ब्राह्मण हैं। सवाल इसलिए पूछ रही हूँ आपसे ज़्यादा कि विनय शंकर तिवारी को क्या लगता है जो चौपाई लिखी है रामचरितमानस में, इत्तेफाक रखते हैं या फिर जो स्वामी प्रसाद मौर्य के विवादित बयान थे उसके साथ खड़े रहेंगे? देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य जी को श्री रामचरितमानस पढ़ना पड़ेगा, और जब तक श्री रामचरितमानस का वो मन से अध्ययन नहीं करेंगे, जो भी कहा, जिस चौपाई की वो बात कहे गए हैं, उस चौपाई किस संदर्भ में कही गई है, कोई चीज़ किसी संदर्भ में कही गई, जैसे आपने भी बात किया तो एक संदर्भ लिया, एक कॉन्टेक्स्ट लिया, तो किस संदर्भ में बात की गई है, वो सुंदर कांड की चौपाई है। और सुंदर कांड में समुद्र भगवान राम से प्रार्थना कर रहे हैं और अपनी बात कह रहे हैं। समुद्र कह रहा है कि आपने ऐसा कहा है, ये नियम प्रभु आपने बनाया है कि समुद्र को बांधा नहीं जा सकता है, उस जगह किया है। और शब्दों को, चूंकि श्री रामचरितमानस भाषा का ग्रंथ नहीं है, बोली का ग्रंथ है, और बोली अवधि बोली का ग्रंथ है। तो जब तक हमको और आपको अवधि नहीं आएगी, तब तक हम रामचरितमानस को, मुझे नहीं लगता है कि हम ठीक तरह से समझने का काम करेंगे। और जो अगर उसको समझ नहीं पा रहा है तो उसके बुद्धि पे हम तरस ही खा सकते हैं। और अगर उनको ऐसा नहीं है तो हम प्रभु से ये इस बात की कामना करेंगे कि भगवान उनको सद्बुद्धि दे। और रामचरितमानस एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें सभी समस्याओं का समाधान दिया हुआ है। राम सलाका एक आती है, राम सलाका के माध्यम से आप एक चौपाई पढ़ लीजिए, उस चौपाई में आपकी समस्या का समाधान
निश्चित रूप से मिल जाएगा। ऐसे पवित्र ग्रंथ के बारे में अगर कोई कुछ कहता है तो उसकी केवल हम ये कहेंगे कि उसकी ओछी मानसिकता है, या वो व्यक्ति ऐसा है कि जिसको किसी चीज़ से लेना देना नहीं है, केवल एक सस्ती लोकप्रियता के लिए राजनीति चमका रहे हैं, सस्ती लोकप्रियता के लिए। समाजवादी पार्टी को किस इसके कुछ इसके सिर्फ ये कह देना कि हम साथ नहीं खड़े हैं इस बयान के काफ़ी है? नहीं, साथ नहीं खड़े। देखिए, समाजवादी पार्टी नहीं काम कर रही है, व्यक्ति समाजवादी पार्टी नहीं हो सकता है। समाजवादी पार्टी दूसरी चीज़ है, जिनका आपने नाम लिया वो एक दूसरी व्यक्ति है। बड़े पद पे बैठा दिए सर। बड़े पद पे देने से मैंने पद में देने से आदमी बड़ा नहीं होता, आदमी से पद बड़ा होता है। भावनाएं आहत हो रही हैं हिंदुस्तान के बहुत। बिल्कुल भावनाएं आहत हो रही हैं, और हम सरासर उसका विरोध करते हैं। और हम इस बात की उनसे कहेंगे कि आपके चैनल के माध्यम से भी कहेंगे, ऐसे भी कहेंगे, कम से कम एक बार श्री रामचरितमानस को मन से, स्थिर मन से पढ़ने का प्रयास करें तो उनकी समस्या का समाधान अपने आप हो जाएगा। चलिए, अब आ जाते थोड़ा गैंगस्टर एक्ट पे। जब योगी आदित्यनाथ ने शपथ ली, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि अब गैंगस्टरों की खैर नहीं होगी, बाबा का बुलडोज़र चलेगा भी और रौंदेगा भी। रौंद भी रहा है, चल भी रहा है, और वाहवाही भी बटोर रहा है। राजस्थान में मांग हो रही है, मध्य प्रदेश में मांग हो रही है, उत्तराखंड में भी मांग हुई थी। लेकिन बहुत सारा विपक्ष है जो मिलके ये कहता है कि बाबा का बुलडोज़र सिर्फ एक लोगों पे जो क्राइटेरिया तय किया गया है सिर्फ उन्हीं पे चलेगा। तो फिर क्या कहेंगे विनय शंकर तिवारी गैंगस्टर एक्ट में और बुलडोज़र बाबा केस बुलडोज़र पे? देखिए, क्या है कि हमारा जो संविधान है 3 तरह की व्यवस्था देता है। हाँ। विधायिका की, कार्यपालिका की, न्यायपालिका की। तो कार्यपालिका निरंकुश नहीं हो सकती है, विधायिका निरंकुश नहीं हो सकती है, न्यायपालिका निरंकुश नहीं हो सकती है। तो क्या जो ये बुलडोज़र चल रहा है तो हम कार्यपालिका को निरंकुश हो जाने देंगे? क्या न्यायपालिका का कोई अस्तित्व तो नहीं है? क्या कोई भी निर्णय बिना न्यायपालिका के लिए कार्यपालिका ले सकती है क्या? ये सरासर संविधान का उल्लंघन है, और ये संविधान के और इस प्रदेश की आदरणीय जनता की भावनाओं का उल्लंघन है कि कहीं पे भी जो बुलडोज़र चलाने की बात कही जा रही है वो केवल लोगों को धमकाकर, लोगों को डराने का, दहशत तानाशाही की एक व्यवस्था है। क्योंकि जिसका न्यायपालिका पे विश्वास नहीं है, हम कह रहे हैं अगर कोई गलत है तो उसको न्यायपालिका में अवसर दीजिए। अगर न्यायपालिका उस बात को गलत मानती है तो उसके ऊपर कार्रवाई करिए, कौन रोक रखा है। लेकिन अगर न्यायपालिका में आप बिना अवसर दिए या किसी दूसरे के नाम का कोई है उसके ऊपर आप चला दें तो ये तो सत्ता का दुरुपयोग है। तो ये सरकार सत्ता का दुरुपयोग कर रही है। तो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से टिप्पणी करके छोड़ देता है, सर कार्रवाई क्यों नहीं कर देता है मुख्यमंत्री पर? देखिए, ये मेरे ख्याल से किसी सदन पे कार्रवाई करना, न्यायपालिका एक बड़ी बहस हो जाएगी कि किसके परव्यू में है, कहाँ कौन कर सकता है। कोई बड़ा व्यक्ति या न्यायपालिका कोई टिप्पणी करती है तो लोकतंत्र इसीलिए बेहतर माना जाता है कि कोई भी चीज़ यहाँ पे मतलब अगर न्यायपालिका की टिप्पणी है तो एक महत्वपूर्ण रूप से मानी जाती है, क्योंकि न्यायपालिका की टिप्पणी या विधायिका की टिप्पणी किसी व्यक्ति के माने उसको जो लोकतंत्र है उसको स्वीकार करने की जो मंशा है उसके ऊपर उठ जाती है। और हम किसी को कुछ कह दें या कहीं कुछ और कार्रवाई कर दें, यही तक नहीं है। अगर उन्होंने टिप्पणी की है तो वो अपने आप में पर्याप्त है। विकास दुबे का एनकाउंटर हुआ, जनता खुश थी? नहीं, कहीं नहीं खुश थी। ये व्यक्ति विशेष खुश हो सकता है। जो व्यक्ति सरेंडर किया उसका एनकाउंटर कैसे हो सकता है? भाई जिस व्यक्ति ने आपका कौन सा टायर था जो 5 बार टायर में भ्रष्ट हो गया? साजिश नजर आ रही है विनय शंकर तिवारी? साजिश नहीं, साजिश नजर नहीं आ रही थी। साजिश खुशी दुबे जो एक दिन की आई हुई थी उसको आप 4 साल तक जेल में बंद किए रखे हैं। किस चीज़ की सज़ा? केवल ब्राह्मण होने की सज़ा दी गई है। तो ब्राह्मणों के साथ पहले भी हमने कहा इस सरकार में अत्याचार हो रहा है। निश्चित रूप से ब्राह्मण समाज इस बात को अब बहुत करीने से समझ गया है। 2024 में इस बात का जवाब भारतीय जनता पार्टी को ब्राह्मण समाज देने का कार्य करेगा। 24 की आपने अब छेड़ दी है बात, तो जाते जाते सवाल कि किस तरीके से तैयारी कर रहे हैं? क्योंकि मैं अब देख रही हूँ आप क्षेत्रों में निकल रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, समस्याओं को ना सिर्फ जान रहे हैं बल्कि हल करने की कोशिश भी कर रहे हैं। तो अब विनय शंकर तिवारी का अगला मूव क्या होने वाला है? एनबी भारत के इस खास रिपोर्ट में मैं चाहती हूँ आप बताएं।
देखिए क्या है कि अभी जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आदरणीय अखिलेश यादव जी हर जिले का लगभग दौरा कर रहे हैं। कल वो गाजीपुर में थे, बलिया में थे, आज बनारस में हैं, इससे पहले अभी मैनपुरी थे, उससे पहले अभी बुलंदशहर गए हुए थे। तो हर जिलों का दौरा कर रहे हैं। पार्टी के सभी लोग हमारे सहित जितने लोग हैं सब लोग अलग अलग जगहों पे जा रहे हैं। और शेर अकेला ही काफ़ी होता है। आपने निर्दलीय भी जीता है सर, आपने विपक्ष में खड़े होके जीता है, तो मैं आपका मूव जानना चाहती हूँ। नहीं, हम सब लोग हम 75-80 जो लोकसभा हैं इसमें अपनी सभाएं करना जा रहे हैं और ब्राह्मण समाज को इस सरकार की अभी भी आप जवाब नहीं दे रहे हैं। विनय शंकर तिवारी का मूव जानने की कोशिश कर रहे हैं। विनय शंकर तिवारी 80 लोकसभा में जाएंगे और ब्राह्मणों को उनके जो उनका यथास्थिति है उसको बताने का काम करेंगे और ये बताएंगे कि किस तरह से ये जो सरकार है ब्राह्मण विरोधी कार्य कर रही है और इस सरकार को हटाने का कार्य ब्राह्मण करने का काम, संकल्प लेने का काम करेगा 2024 में। कुल मिलाकर ब्राह्मणों को थोड़ा इकट्ठा करने की कोशिश की जा रही है। ब्राह्मण वोट नहीं, पूर्ण रूप से ब्राह्मण इकट्ठा। देखिए बिना ब्राह्मण के काम इस देश में कभी चला नहीं है। अगर वज्र बनाने की जरूरत पड़ी है तभी दहेज की आवश्यकता पड़ी है। भगवान राम भी अगर शिक्षा लिए हैं तो वशिष्ठ की जरूरत पड़ी है। अगर भगवान कृष्ण ने भी शिक्षा ली तो संदीपनी की जरूरत पड़ी है। तो बिना ब्राह्मण के इस देश का कल्याण नहीं हुआ है और न होगा भी नहीं। ब्राह्मण बिना ब्राह्मण के कल्याण नहीं होने वाला है और ब्राह्मण आज समाजवादी पार्टी के साथ आ रहा है और सरकार निश्चित रूप से परिवर्तन करेगा। सुन रहे थे आप विनय शंकर तिवारी को, और जब मैं इनको देखती हूँ तो मुझे ज्ञान नज़र आता है। अभी आपने सुना रामचरितमानस पे किस तरीके से उन्होंने डिटेल में बताया कि वो समुद्र की वाणी है, किस परिप्रेक्ष्य में बात हो रही है, किस संदर्भ में बात हो रही है, ये देखना ज़्यादा आवश्यक है। राजनीति जिस तरीके से अनुभव काम करता है, इनके पिताजी के क्या ही कहने, और वो जो गुण है वो उनके चेहरे के तेज में नज़र आता है। बेबाकी से ये इंटरव्यू आप देखेंगे और इंटरव्यू तब देखेंगे जब ये आएगा चैनल पर, और चैनल पर जब आप देखेंगे तो कॉमेंट करना ज़रूर कीजिएगा, भूलिएगा नहीं, क्योंकि विनय शंकर तिवारी वो चेहरा है जो रसूखदार चेहरा है, परिवार का चेहरा है, आपके और मेरे परिवार का चेहरा है। बने रहिए अनविभाजित के साथ, मैं हूं आपके साथ।